वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपके पास समय बहुत कम है फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम तक फ्रेंड्स इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। 8:30 बजे लाइव में आता हूँ फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आपका मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, gkmastermind.com, उस पर जाकर के भी आप लोग पढ़ाई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर गूगल में डायरेक्ट सर्च करिएगा gkmastermind.com, तो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कितना सवाल का आंसर आप लोग को पता है ये भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन टोटल देखेंगे साइंस से फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पहला अब आप लोग फटाफट गेस करते चलिए, थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा। पहला सवाल है, पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग गेस करें फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है, लीवर की बीमारी की पहचान की परीक्षण विधि कौन सी है? लीवर यानी यकृत, ठीक है फ्रेंड्स। तो लीवर की बीमारी की पहचान की परीक्षण विधि कौन सी है? सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट गेस करें। 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रमित दूध से कौन सा रोग हो सकता है? तो एंथ्रेक्स रोग हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5, मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा किसके बीच है? पिछले बार आपका जो फ्रेंड्स 2020 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा किसके बीच होती है? करेक्ट आंसर गेस करें फटाफट। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी में क्या यहाँ पर 2000 हर्ट्ज भी लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2000, तो कितने स्टूडेंट हैं गलती से ये रंग देते हैं। तो आपको इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छी तरह से देख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, 20,000 की जगह पर 2000 मार देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? ऑप्शन ए में जल की, बी में वायु की, सी में शहद की, और डी में क्या है, खून की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? तो आपका शहद में होती है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका फ्रेंड्स की आर्गन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन ए में 4, बी में 0 0 और सी में 3 संयोजकता, या फिर इसमें 2 संयोजकता। तो देखिए आर्गन का होता है जो आपका 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। यानी 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8, रक्त क्या है, ब्लड क्या है? देखिए बहुत बार बताया फ्रेंड्स कि ब्लड क्या है, किसके अंतर्गत आता है। तो ब्लड है जो क्या है, गेस करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक संयोजी उत्तक, यानी ब्लड है जो एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, सभी तरह का प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। सवाल नंबर 9 को देखें कि रक्त समूह का खोज किसने की थी, ठीक है। इसमें देखिए विलियम हार्वे और लैंडस्टीनर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चलिए आप पहले देख लें इसका राइट आंसर क्या होगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो इसका राइट का जो भी स्टूडेंट सी मार रहे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, लैंडस्टीनर ने। यानी रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर किया था। जबकि विलियम हार्वे है जो रक्त परिसंचरण का खोज किया था, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का पता किसने लगाया था? आपका विलियम हार्वे ने। लेकिन ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, और इसके बारे में भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 को देखें। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आपका उत्तक का अध्ययन किया जाता है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, किस में पाई जाती है?
11 का राइट आंसर यानी छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए, सवाल नंबर 12 है दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है बायोलॉजी का, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीडियास्टिनियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखें, कह रहा है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टियोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए, सवाल नंबर 14 आपका गैस इंजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में डीजल, बी में डेवी, सी में डैमलर और डी में आपका जेम्स वाट। तो देखिए गैस इंजन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वास्प इंजन नहीं मार दीजिएगा आप लोग फटक से जेम्स वाट। तो गैस इंजन कर रहा है, तो गैस इंजन का खोज डैमलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में वैज्ञानिक कार्य, बी में व्यवसायिक कार्य, सी में ग्राफिक कार्य या डी इनमें से कोई नहीं। 15 का जो भी स्टूडेंट बी सोच रहे हैं आंसर, वो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा है जो कंप्यूटर का व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर 15 का बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 को देखे, व्हेल मछली, ठीक है, व्हेल मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो देखिए व्हेल मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं फ्रेंड्स, जितना मनुष्य के हृदय में चेम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में कितना चेम्बर होता है, तो 4 चेम्बर होता है ना, ठीक है। उसी तरह से व्हेल आपका जो मछली उसके हृदय में भी 4 चेम्बर होते हैं। मेढक के अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं, याद रखिएगा। तो हम मनुष्य के हृदय में भी 4 चेम्बर होते हैं, व्हेल मछली के हृदय में भी 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन मेढक के हृदय में कितने चेम्बर, तो 3 चेम्बर होते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए, सवाल नंबर 17, अमीबा में एक उत्पाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में एक उत्पाद महत्वपूर्ण होते हैं क्या। तो चलिए सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। 17 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अमीबा में एक कूटपाद होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अमीबा में एक कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, तो अमीबा में जो कूटपाद होते हैं वो महत्वपूर्ण, यहाँ पर कूट होगा। अमीबा में जो कूटपाद होते हैं वो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए, तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सवाल नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं, सवाल नंबर 19 है, स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है। तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं फ्रेंड्स कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, यानी ब्लड है जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में क्या करता है, कार्य करता है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, 21 का ब्लड का ही काम है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है कहाँ बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं जिसको क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा में, यानी 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता है किसको प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं, सवाल नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य की सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो ब्लड प्रेशर मशीन होता है, बीपी मशीन फ्रेंड्स, तो उसका पूछा जा रहा है तो कितना होता है। तो देखिए सवाल नंबर 24 का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है, तो 24 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 और कितना मिमी और कितना 80 होता है, यानी सिस्टोलिक कितना 120 हो गया फ्रेंड्स, और डायस्टोलिक कितना होता है, तो 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 25 को देखिए, सवाल नंबर 25 है, निम्नलिखित, यहाँ निम्न छूट गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में
सहायक होता है। तो 25 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इपिथीलियम उत्तक। ठीक है, कौन सा? इपिथीलियम उत्तक। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है फ्रेंड्स कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है? प्याज में जो खाद्य पदार्थ आपका सेलुलोज के रूप में संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का ए, सेलुलोज के रूप में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है कि तारे का रंग किसका सूचक है? ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तारे का जो रंग है फ्रेंड्स वो तापमान का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तापमान का सूचक है। सवाल नंबर 28 को देखें कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? देखिए, वायरस से होने वाले रोग और आपका फ्रेंड्स वायरस और जीवाणु से होने, इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा होता है जीवाणु से होता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर आपको पक्का ही देके जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर बताएं कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वायरस के कारण इसमें कौन सा बीमारी नहीं होती है? तो चेचक तो वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है और रेबीज भी वायरस से होता है। प्लेग है जो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। तो किस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो आपका प्लेग है जो वायरस से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। सवाल नंबर 29 को देखें फिर। सवाल नंबर 29 भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं फ्रेंड्स। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। इंसुलिन में कौन सा धातु आपका मौजूद रहता है? तो आपका जिंक यानी जस्ता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है फ्रेंड्स अभी कि निम्न में से हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सोडियम आवश्यक है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि संश्लेषित अपमार्जक क्या है? बहुत अच्छा सवाल। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है संश्लेषित अपमार्जक। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 आपका है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के जल में घुलनशील होते हैं। यही कारण से अपमार्जक है जो कठोर जल में भी आपका झाग उत्पन्न करते हैं। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है साइंस का फ्रेंड्स। तो क्या होता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जाकि चूने के जल में क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 आपका है कि 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो 2 विलयनों को आइसोटोनिक कब कहा जाता है? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनके प्रसारण दाब समान होने पर क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, उनका प्रसारण दाब समान होने पर। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है कि आपका सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो देखिए बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स कि सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, और कैसा अम्लीय होता है अम्ल का। तो इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए सिट्रिक अम्ल है जो आपका संतरा में, नींबू में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका टार्टेरिक अम्ल अंगूर इमली में पाया जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। तो सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी को याद रखिएगा, एक सवाल इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कौन कौन सा टॉपिक से सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो सब टॉपिक आप लोग जरूर क्लियर करके रखिए और उसी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा मास्टर वीडियो में। ठीक है, तो कल से आपको मास्टर वीडियो कंटिन्यू मिलेगा और आपका लाइव क्लास 8:30 बजे चल रहा है फ्रेंड्स। मैथ का सोल्यूशन भी थोड़ा देर के बाद में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। कौन सा प्रक्रम से होता है? लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित में
कौन सा प्रकरण के द्वारा होता है? 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपचयन प्रक्रम से। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन प्रक्रम के द्वारा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखें कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? यानी पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी, अभी जो उसे दुगना हो जाएगा, तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। ये सवाल तो करीब करीब एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये सवाल पक्का पूछा जाता है, हो सकता है आपको पूछ दे। 14 को पूछे या 21 को पूछेगा। 39 नंबर सवाल, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो आपका 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूब जाता है उस पर उत्प्लवन क्या होगा? तो उत्प्लवन का इसका एक समान रह जाएगा। ठीक है, 40 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में है, एक समान रहता है उत्प्लवन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 आपका है फ्रेंड्स कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? ये भी सवाल याद कर लीजिएगा कि कांच के जो फ्लास्क में भरे द्रव है, द्रव के द्रव्यमान को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स 41 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा। ठीक है, पहले क्या होगा? कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 42 को देखें फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। ये भी सवाल आने वाला है आपका एग्जाम में, याद रखिएगा, पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डेट के साथ याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को डेट सोवियत संघ रूस की मदद से किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 आपका है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दिया जाए, ठीक है, तो इसकी विकृति क्या होगा? 43 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? दुगनी। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं कि वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा, कैसा लोहा वात्या भट्टी में उत्पादित होता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। 44 का राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन है जो आपका वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि करने पर भी बाद भी अप्रभावित रहती है? तो इसका ऑप्शन ए में आयतन, बी में भार, सी में द्रव्यमान और डी में घनत्व डेंसिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन है जो अप्रभावित रहेगा? तो सवाल नंबर आपका 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, घनत्व है जो अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? एक कथन किसका है फ्रेंड्स? याद कीजिए किसका है। तो न्यूटन साहब ने आपका जो गति के 3 नियम दिया है फ्रेंड्स, वही दिया, वही कहा है ना। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूटन ने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करता है। चलिए 46 का डी हो गया। सवाल नंबर 47 को देखिए। सवाल नंबर 47 है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है इसका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अभिकेंद्र बल है वो सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। और देखिए अभिकेंद्र के बल के कारण ही फ्रेंड्स मौत कुआं में जो मोटरसाइकिल चलाया जाता है उस पर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। जबकि दूध से मक्खन निकालते हैं और आपका वॉशिंग मशीन में, उसमें क्या रहेगा? अपकेंद्र बल उसमें काम करता है, उसमें अप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मौत कुआं में अभिकेंद्र हो जाएगा। तो 47 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48 है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। 48 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। निनहाइड्रिन विलियन के द्वारा कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है। किसके द्वारा? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निनहाइड्रिन विलियन के द्वारा। सवाल नंबर 49 को देखें। 49 नंबर सवाल का फ्रेंड्स कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कौन कौन सा है?
तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन है? तो अब 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है जो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, क्या कहलाता है यानी कैसा होता है? 50 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। जल में वॉशिंग सोडा का जो घोल होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, कौन सा बंध होता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कामन का, इसमें आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपका NaCl होगा फ्रेंड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इसमें जो बंध होता है कैसा होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए साइंस का 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से कल से मैं आपको मास्टर वीडियो इतिहास का और उसके बाद में फ्रेंड्स भूगोल का सभी का सेपरेट मैं कल से आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में फ्रेंड्स 100 प्रश्न का 100 प्रश्न जो जीके जीएस से होगा उसको लाइव क्लास में आपको 8:30 बजे डिस्कस करेंगे आज, तो सभी लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। और वेबसाइट पे आप लोग जाकर के जरूर पढ़ाई करिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।